जो 1990 की वो रात थी जिसमें उनको एक रात में पूरा कश्मीर खाली कर दिया और उसको क्या नाम दिया गया कि ये हिंदू नहीं, ये कश्मीरी पंडित थे। वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस मातृभूमि को छोड़ के किन परिस्थितियों में वहाँ से निकला होगा, कहाँ पे बांग्लादेश और कहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हजारों के हिसाब से यहाँ पे रोहिंग्या आके बसे हुए। सब ये कांग्रेस की ही देन है। बहुत से न्यूज चैनलों में भी उनका वो बयान चला था कि अगर 370 हटेगी तो जम्मू कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। कश्मीर का आवाम वो समझ चुका है, पैसे देके पत्थरबाजी करवाते थे वो भी आज बंद हो चुका है। आज भी वही कश्मीर है, लोग रात के 12 बजे तक घूमते हैं। आज वही राहुल गांधी जी पैदल यात्रा करते हैं। 370 के ऊपर जितनी मर्जी अब ये बातें कर ले, अब वो वापिस आने वाला नहीं है। इस बार जो अमरनाथ की यात्रा रही वो 5 लाख के ऊपर रही, उनसे कितने लोगों को रोजगार मिला है। पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्जवल है। जेके जंक्शन के आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मेघा ठाकुर और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अजय कुमार चंदेल जी, जो न केवल हिंदुत्व विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं बल्कि जम्मू कश्मीर के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी जानकारी रखते हैं। और आज की इस बातचीत में हम जानेंगे उनके विचार, अनुभव और इस विचारधारा से जुड़े संवेदनशील मुद्दे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल है कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो अक्सर इसको एक पॉलिटिकल लेंस से देखा जाता है, तो आप किस तरीके से हिंदुत्व को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या ये एक कल्चरल आइडेंटिटी है या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों की सोच पे बड़ी ही छोटी सोच है, उन लोगों की जो इसको पॉलिटिकल के साथ जोड़ के देखते हैं। हिंदू जो है वो एक जीवन शैली है, जीने का एक, जिसे हम तरीका कहते हैं, ये वो है जिसके साथ आप समझ सकते हैं इस जीवन शैली में हमारी बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अहिंसा, धर्म, स्नेह, प्रेम, संस्कार, ये सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। जो इस जीवन शैली पे चलते हैं उन सबको ये ज्ञान मिलता है। हिंदुत्व एक ऐसा जीवन शैली है जिसमें पूर्ण जीवन में भी विश्वास रखते हैं और संस्कारित भी बनते हैं लोग। आप अभी तक समझ पाते हैं कि हिंदू ये नहीं है कि किसी रिलीजन से जुड़ गया है। हिंदुता का मतलब है कि हर कोई इससे जुड़ सकता है और जुड़ा हुआ है, चाहे वो हरे रामा हरे कृष्णा आज पूरे विश्व में है। उसी प्रकार हरे राधा स्वामी जी के जितने भी वो चलते हैं वो भी हिंदू विचारधारा पे चलते हैं, हिंदू जीवन शैली से चलते हैं। मेडिटेशन वाले आपने देखा होगा, श्री श्री रविशंकर जी हैं, बाबा रामदेव जी के योग संस्थान चलते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं वो सारे हिंदू जीवन शैली के माध्यम से चलते हैं। आयुर्वेद चलता है, वो भी हिंदू जीवन शैली पे चलता है। तो बड़ी ही उन लोगों की सोच हम कहेंगे छोटी है जो इसको राजनीति या पॉलिटिक्स के मिलाकर सोचते हैं। इस पे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के लोगों को जोड़ के हम नहीं देखेंगे। हम उन सबको कहेंगे इन सब की जो विचारधारा है वो हिंदुत्व है, जो इस जीवन शैली पे चलते हैं। सर, अगर हिंदुत्व की बात करें तो इसकी कोर वैल्यूज़ को आप कैसे परिभाषित करेंगे? मतलब आप कैसे देखते हैं कि कोर वैल्यूज़ क्या है हिंदुज़म की? हिंदुइज्म की आपको जिस प्रकार पहले मैं बता चुका हूँ कि उसकी बहुत सी वैल्यूज़ हैं। वैल्यू उसकी की सबसे बड़ी जो है हमारी मातृशक्ति को किस प्रकार किस जैसे पूजा जाता है, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है, किसी भी रिलीजन में नहीं है। जो हिंदू है वो महिला को हर किसी रूप में पूजा करते हैं। हमारे हिंदू जितने भी हैं, देवी के रूप में भी की है उन्होंने, माता के रूप में भी की है, और भी जिस भी रूप में। और जितना सम्मान महिला को हिंदू रिलीजन में वो कहीं नहीं मिलता इस प्रकार का। तो आज बाकी जो दूसरे समुदाय की महिलाएं हैं वो भी आज हिंदू धर्म को अपनाती हैं और उसमें आने का उनका विचार रहता है। सर, अक्सर हिंदुत्व और हिंदुइज्म को मिक्स कर दिया जाता है और उसको एक पॉलिटिकल फॉर्म दे दिया जाता है। तो आप इन दोनों को कैसे अलग अलग देखते हैं? हिंदुत्व को और हिंदुइज्म को कैसे अलग अलग आप परिभाषित करेंगे? देखिए, जो लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं कि हिंदुइज्म को पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, वो तो उनकी मानसिकता पर एक कहीं गहरा असर है, गहरी चोट है उनको, तो जिससे वो परेशान हो जाते हैं। आप बताइए, हिंदू कभी अहिंसा नहीं करता, ना ही अहिंसक रहा। आप पूरे विश्व में देखिए कि कहीं भी हिंदुओं ने किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी समुदाय के खिलाफ कभी कोई अहिंसा नहीं की होगी। तो वो सिर्फ अहिंसा परमो धर्म यही सिखाया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ अहिंसा नहीं करता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए जब भी कहीं हो तो उसके लिए हिंदू ने अपना रुख साफ किया है। आज आप देख सकते हैं कि पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, भारत के प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है। जिस प्रकार आज यूक्रेन और रशिया की युद्ध लगा हुआ है, तो उसके लिए पूरे देशों में से सिर्फ एक देश है भारत, जिसके प्रधानमंत्री ने वहां जाके हस्तक्षेप किया और उनकी बात मानने के लिए वो दोनों ही देश आज तैयार हुए हैं। तो हिंदुत्व का बहुत बड़ा अर्थ है। आज की
तारीख में आपने देखा कोरोना काल में भी जो हिंदुओं का हमारा एक जन औषधि के नाम से हमारे बहुत से कार्य होते हैं, आयुर्वेद जिसे हम कहते हैं, तो उसको आज पूरा विश्व मान रहा है। आज अमेरिका जैसे देश जो है वो उन्होंने भारत में उसके लिए अपने रिसर्च सेंटर खोल दिए कि आयुर्वेदिक में ऐसा क्या है कि जो भारत के लोगों ने उसको उस कोरोना काल में रख के अपने जीवन की रक्षा की और वो बहुत तंदुरुस्त रहे, जितने की बहुत ही कम जहाँ पे जो है वो डेथ केस हुए हमारे भारत में। आपने अभी बताया जैसे कि हमारे हिंदुज़्म में हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं तो 1990 के दशक में जो यहाँ की महिलाओं के साथ हुआ वो एक भारी बड़ा नरसंहार था। उसको आप कैसे देखते हैं और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जब 1990 की आप बात करते हैं तो उस पर सीधा नज़र जाती है कश्मीर पर। तो कश्मीर में उस समय जो नरसंहार हुआ, तो जिस प्रकार मैंने कहा कि हिंदुओं की एक जीवन शैली है, वो एक जीने का तरीका बताती है किस प्रकार, लेकिन बाकियों की तरफ आप जाएंगे, बाकी किसी और धर्म में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, तो उस सम्मान को उन्होंने कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई और नुकसान दिया। और उस पर सबसे ज़्यादा जो उस समय का हम कह सकते हैं रोल रहा हो, जहाँ उसका हस्तक्षेप नहीं किया सरकार ने, तो वो उनके ऊपर उस चीज़ की जिम्मेवारी जाती है। सर, आपको क्या लगता है जो उस वक्त तत्कालीन सरकार रही, क्या और कदम उठाए जा सकते थे जो उन्होंने नहीं उठाए? बिल्कुल, ये तो आप समझ सकते हैं कि सरकार तभी चुनी जाती है कि वो उन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। और उस समय के जो भी सरकार में व्यक्ति थे, लोग थे, उन्होंने नहीं चाहा कि इन लोगों की सुरक्षा की जाए या रक्षा की जाए। उन्होंने तो वो कश्मीर को खाली कराने का एक हिंदुओं से मन बना रखा था, विचार बना रखा था, और उन आतंकवादियों से मिल चुके थे वो कि जिस प्रकार हमारे जम्मू कश्मीर में उस रात को वो छोड़ना पड़ा उन कश्मीरियों को, जब उनकी बहुत से, आपने अभी मूवी भी पीछे आई थी, वो फिल्म में भी दर्शाया गया था द कश्मीर फाइल में, कि ऐलान हो गया और लोगों को कहा कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ दो और कश्मीर खाली कर दो। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज भी वही कश्मीर है जहाँ लोग रात के 12 बजे 2 बजे तक घूमते हैं, और उस समय का कश्मीर तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की कमी रही है। आज वहाँ ना तो पत्थरबाजी है, आज वहीं राहुल गांधी जी पैदल यात्रा करते हैं, वो कभी पैदल कभी गए ही नहीं होंगे अपनी सरकार में। और ऐसे ही मैं पीछे कश्मीर में गया था, तो वहाँ पे मेरी कुछ लोगों से डल लेक के पास बात हुई, अपना एक यूनिवर्सिटी गेट के पास कुछ लोग वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं, तो उनसे जब मेरी बात हुई, तो आज आप रात तक 11 बजे तक आप लगाते हैं यहाँ पे फल फ्रूट, तो कहते हैं आज हम संतुष्ट हैं, आज की सरकार से हम संतुष्ट है, आज की लोगों से संतुष्ट है। तो ये काम तो उस समय भी हो सकता था, तो कहीं ना कहीं सरकार ने वो कमियां वहाँ पे रखी। अगर हम वर्तमान की बात करें, अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस सत्ता में आती है, तो क्या आपको लगता है कि जो स्थितियाँ पहले थी वो फिर से निर्मित हो सकती हैं? देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। अगर कांग्रेस एनसी जम्मू कश्मीर में आती है, तो सबसे बड़ा तो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए, आपने जम्मू में आप लोग अभी देख रहे होंगे कि डेमोग्राफी भी चेंज हुआ था, तो वो सब ये कांग्रेस की ही देन है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहाँ पे बांग्लादेश और कहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ से लोग आज जम्मू में वो हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे रहोंगी आके बसे हुए हैं। तो वो किस प्रकार बसे, उनके आधार कार्ड भी बने, उनके राशन कार्ड भी बने, उनको हर सेवाएं मुहैया करवाई गई, तो किसी न किसी सरकार ने की है। उस समय की सरकार थी जिन्होंने यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से लाए हैं। अगर ये दोबारा आती हैं तो बहुत सी चीज़ों का नुकसान होता है। आप जेके बैंक को ही लीजिए, जेके बैंक बहुत बड़ा एक फाइनेंस जो है जम्मू कश्मीर में काम करता है, लोगों का पैसा उसमें रहता है, वो किसी प्रकार में उसका कितना लॉस पे चल रहा था। आज वही जेके बैंक है जो 4000 करोड़ के ऊपर उसका, हम कहेंगे उसका प्रॉफिट है जो आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर वो आते हैं तो इन सब चीज़ों पे उसका नुकसान तो रहेगा। ये जो समाज है उसको भुगतने के लिए वो तैयार रहना चाहिए उनको, अगर वो सत्ता सरकार में आती है तो। सर, अभी हालिया चुनाव एकदम नज़दीक हैं, तो सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो है 370। तो एक तरफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर वो आते हैं तो वो 370 को पुनः स्थापित करेंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक प्रकार के लोगों का कहना है, एक मत का कहना है कि कहीं ना कहीं वो वापस से अलगाववाद की तरफ स्थितियाँ जाएंगी, तो आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, जहाँ तक 370 का मुद्दा हम बात करें, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भ्रम फैला रही है, कांग्रेस भी भ्रम फैला रही है, क्योंकि वो तो ना तो वापस आने वाला है और ना ही होने वाला है।
जो कि महबूबा मुफ्ती ने भी उस समय, आपने देखा होगा कि बहुत से न्यूज़ चैनलों में भी उनका वो बयान चला था कि अगर 370 हटेगी तो जम्मू कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उससे स्पष्ट होता है कि ये जो लोग भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं वो आज बंद हो चुका है। आज इनकी वो दुकानदारी बंद हो चुकी है। आज वहाँ का कश्मीर का आवाम वो समझ चुका है, जिनको ये पैसे देके पत्थरबाजी करवाते थे वो भी आज बंद हो चुका है। और 370 के ऊपर जितनी मर्जी अब ये बातें कर ले, अब वो वापस आने वाला नहीं है। वो भ्रम जितना मर्जी फैलाने, वो वापस आने वाला नहीं है। हाँ, 370 तो नहीं आ सकता, लेकिन इनके आने से जो कश्मीर का अलगवाद है, जो पहले भी रहा है, उसकी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये लोग, उन लोगों को जिनको ये पैसे देके पत्थरबाजी करवाते थे वो भी आज बंद हो चुका है। और 370 के ऊपर जितनी मर्जी अब ये बातें कर ले, अब वो वापस आने वाला नहीं है। वो भ्रम जितना मर्जी फैलाने, वो वापस आने वाला नहीं है। हाँ, 370 तो नहीं आ सकता, लेकिन इनके आने से जो कश्मीर का अलगवाद है, जो पहले भी रहा है, उसकी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। आप देखते हैं कि चाहे वो आज की तारीख में बैठे हुए जितने भी अलगवादी नेता हैं जेलों में हैं, या तो उन पे केस चल रहे हैं और या तो वो छोड़ चुके हैं। उनको भी रिहा करने की बात कही गई है उनके घोषणा पत्र में। तो बिल्कुल वही तो मैं बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों का मंशा क्या है, इन लोगों की सोच क्या है? वही सोच है किसी न किसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो आज शांति का माहौल है वो ना रहे, ये उनके मन में है। तो अगर लोगों को लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो उनको इस पर आज के समय में जो आज इलेक्शन आ रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर वोट देना चाहिए और इनके खिलाफ देना चाहिए। सर, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार के दौरान जो हिंदुइज्म है उसको किस तरीके से सपोर्ट मिला है? क्या सपोर्ट किया है? बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या कोई सपोर्ट मिला है? देखिए, उसमें आप समझ सकते हैं कश्मीर में जितने भी मंदिर तोड़े गए थे वो पूर्ण दोबारा से उनको बनाया जा रहा है और दोबारा से उनको जीवित भी किया गया है। उनमें मूर्तियां भी स्थापित हुई और मंदिरों का पूर्ण जीवन भी किया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक काम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उस विचारधारा का कि जो हिंदुत्व को समझती है, हिंदुओं को, लोगों को सम्मान देती है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुओं के हित में काम करती है। अभी लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं और जो उनको काम करना भी चाहिए, अगर उनको इस इलेक्शन में अपना एजेंडा हो सकता है वो तो उन्होंने तय भी किया हो। हमारे जम्मू कश्मीर में इतने मंदिर हैं जहाँ पे पूरी तरह से देख रेख नहीं हो पाती है। जो हमारा वैष्णो माता जी का दरबार, उसमें इतना पैसा है जो कि कहीं ना कहीं और कहीं उपयोग हो रहा है। हालांकि वो सनातन धर्म की जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी है, वो हिंदुओं को मिलना चाहिए उसका हक, और उनके जितने भी मंदिर हैं उसके माध्यम से वहाँ वो सारे पुजारियों को वो मान देकर महीने का वहाँ पे उनको रखना चाहिए। तो ये एक एजेंडा स्पष्ट होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, और आगे भी वो कर रही है। सर, अगर हम बात करते हैं मंदिरों की, तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन अगर हम पिछले 20 सालों में देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्लान तरीके से एक डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस पर आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टियों का कोई हाथ है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो उनका सहयोग रहा ही है। वो तो बहुत बड़े लेवल पे आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी सरकार सत्ता रही है, किसी को बोल दिया ये गवर्नमेंट लैंड है, आप इस पे कुछ भी बनाइए, आप रहिए, ये आपकी है, आपको इसका मालिकाना हक भी मिल जाएगा। आप देख रहे हैं किसी भी जगह, आप कश्मीर में आप देखिए वहाँ पे कितने मंदिर हैं और कितनी मस्जिदें हैं, या कितने गुरुद्वारे हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर में आप देखिए जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे उनकी सहभागिता ज़्यादा होती है ना। तो आप देख रहे हैं कि किसी चीज़ की आवश्यकता उतनी है जितने वहाँ के लोग हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज करने का उद्देश्य है। बाहर की कंट्रियों से लोगों को लाकर जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू के शहर में स्थापित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पे तो प्रश्न उत्तर उठेगा ही उठेगा। तो ये लोगों की समझ में ये चीज़ें आ रही हैं और बहुत तेज़ी से आ रही हैं। कितना परिवर्तन हुआ है, उनकी जनसंख्या को आपने चेंज करने का प्रयास किया है। अगर बाहर के लोग आ जाएं, आप बाहर के विदेशों से लोग भारत में आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं। परंतु अगर हमारा कोई यूपी, बिहार, हिमाचल, पंजाब से यहाँ पे कोई व्यक्ति रहते हैं तो उनसे इन लोगों को समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनमें मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है कि इसको किस प्रकार कश्मीर की तरह चेंज किया जा सके, ये उनके मन में है, कहीं जो भी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं।
सर, एक तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आता है कि वो कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहते हैं, और दूसरी ओर उनका बयान आता है कि 370 को वो वापस से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। तो दोनों ही बयान अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वो तो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति एक बार कह रहा है कि 370 भी वापस लाएंगे और कश्मीरी पंडितों को भी हम कश्मीर में वापस करेंगे, ये दोनों ही उन लोगों की समझ में आते हैं बयान कि ये क्या खेल खेलने वाले हैं। अभी तो दुर्भाग्य की बात ये है कि उनका ही बेटा अपनी ही सीट से एमपी की जो सीट हार गई, भारी वोटों से हारे हैं। तो इसमें तो कश्मीरी के लोगों ने जवाब दे दिया उनको। दूसरी बात है कि जो बात कर रहे हैं वो कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस करेंगे। अरे भैया, तुम लोगों को रोका किसने है? तुमने अगर ये काम उस समय 1990 में किया होता तो आज ये नौबत ही ना आती। आज आप उस दबाव, उस प्रेशर में कह रहे हैं, जो आज माहौल एक बना है पूरे भारत में, जो आज जम्मू कश्मीर में माहौल बना है, उसके कारण आप उसके सामने घुटने टेक रहे हो। लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे नहीं है। एक तरफ तो वो कश्मीरियों को स्थापित करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 370 को बहाल करेंगे। तो इसमें से आप किस बात पे? दोनों ही नहीं हो सकते, ना ही उनके बस में है, ना ही वो करना चाहते हैं। उनकी मंशा नहीं, उनकी मंशा सिर्फ वोट लेना है और कोई मंशा नहीं है उनमें। आप देख सकते हैं आज की तारीख में कश्मीर के लोगों ने उन्हें बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है। आप जिस प्रकार देख रहे हैं एमपी इलेक्शन में भारी मतों के माध्यम से उन्होंने एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को जिताया और उनके बेटे को वहां से हराया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हुआ। उसी प्रकार महबूबा मुफ्ती भी अपनी सीट से एमपी से हारी और अब फिर इलेक्शन में, पहले तो ये लोग कहते हैं हम विधायक का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और फिर वो बेशर्मों की तरह उस इलेक्शन पे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इससे वो क्या समझे? क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति है जो है उसका मतलब है कि हमें लोगों को झूठ के सहारे सत्ता में आना है, किसी भी प्रकार आना है। आज लोग समझ रहे हैं, आज कश्मीर का लोग भी समझ रहा है, आज हर कोई व्यक्ति समझ रहा है। तो उसको ये करने की आवश्यकता नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करने वाले हो। आप उस पर कुछ करके बताओगे तब होता है। आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना ही आपसे होने वाला है। वो एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो इस पे काम कर रही है और करेगी आगे भी। और बहुत जल्दी आपको सुनहरा मौका मिलेगा उन कश्मीरी पंडितों को कि जो अपने घर में वापसी करें। वो लोग जानते हैं, जिसने अपना वो घर छोड़ा है, जिसने वो अपनी पूर्वजों की वहाँ की भूमि छोड़ी है, उसको पूछिए। जो खून के आंसू रोया है, आप देखिए, कभी उनके पास जाइए, उनका इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए जरा कि आपको आपके घर जाना है, तो उनके आंसू निकल जाते हैं। वो उस रात को नहीं भूलते हैं जो 1990 की वो रात थी, दर्दनाक रात थी, जिसमें उनको एक रात में पूरा कश्मीर खाली कर दिया और उसको क्या नाम दिया गया कि ये हिंदू नहीं, ये कश्मीरी पंडित थे। तो ये भी एक नैरेटिव फैलाने का उन्होंने उस समय प्रयास किया और जम्मू के लोगों तक ये चीज़ पहुँचाई और जम्मू के लोगों के भी मन में ये बात आई, ये तो हिंदू नहीं है, ये कश्मीरी पंडित है। लेकिन आज उनको समझ आ गई कि उन्होंने ये योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया था और ये वो समय दूर नहीं है कि इनकी पूरी तरह से ये विधानसभा इलेक्शन के बाद इनकी समाप्ति होना संपूर्ण है। जी सर। तो जैसे आपने बीजेपी की बात की, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को ऐसे कौन से कदम उठाना चाहिए कि जो यहाँ के हिंदू हैं उनको यहाँ की लैंड जो ऑनरशिप है वो पूर्ण तरीके से मिल जाए? देखिए, आज भी जो ये पूरी स्टेट है वो महाराजा हरि सिंह जी की है। आज भी मैं पिछले दिनों भी मुझसे कुछ लोग मिले और उनसे मैं बात भी कर रहा था कि यहाँ तक कि जो महाराजा के टाइम के जनरल हैं, एक गोवर्धन सिंह जी हैं, उनके बारे में कुछ लोग आए कि 150 कनाल श्रीनगर में जगह निकली है, 150 कनाल, और वो हिमाचल के कहीं रहने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने मुझसे बात की। अभी हमारे कर्नल राजेंद्र सिंह जी हैं, उनकी जगह श्रीनगर में है, कोई नियर अबाउट 100-150 कनाल है। और भी इस प्रकार के जो महाराजा ने जिनको उस समय में जगह दी थी, जिसपे आज वो कश्मीरी वहाँ पे जो मुस्लिम हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है उस स्थान पे, उस जगह पे। तो भारतीय जनता पार्टी को और उनके नुमाइंदों को ये करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से उनकी जगह वो मुक्त करवानी चाहिए और उनको इसका कब्जा देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनमें भी कमी है कि इस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तत्काल में। कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं जो काम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे भैया? जिनकी जगह उनको क्यों नहीं दी जा रही है? तो ये कमियां हैं जो उनको दूर करने की जरूरत है। सर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ के जो हिंदू हैं उनमें ये एक डर का माहौल रहता होगा कि अभी उनके पास ओनरशिप है, कल वो वापस उनसे छीन ली जाएगी। तो इसको किस तरीके से, इस खौफ को किस तरीके से पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है? सरकार को इसके लिए क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, जो उनकी मालिकाना हक है वो तो छीना नहीं जा सकता, वो किसी भी हद तक नहीं छीना जा सकता। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं 1990 के और 90 के दौरान जो उन लोगों से ज़बरदस्ती वो प्रॉपर्टियां ले ली गई, जहां उनसे ज़बरदस्ती लिखवा लिया गया कि ये जगह हमें दे दो, वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी फेस होता है। लेकिन सत्य पर जो आधारित चीज़ है
वो कभी मिटती नहीं है और उनको वो पूर्ण जो ज़मीनें का हक है या और उनकी जो राइट्स हैं वो तो मिलने ही चाहिए और मिलेंगे भी। वो चंद लोग होते हैं जो इस प्रकार का नैरेटिव फैलाते हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको ये हक ना मिले। आप चूँकि यहीं पे रहने वाले हैं तो आपने बहुत सारे लोगों से आपने मिले होंगे, तो कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी कहानी आपसे होकर गुजरी जिसको आपको सुन के लगा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा और लोगों की जो ज़िंदगियाँ थी उस वक़्त पूरी तरीके से तहस-नहस हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक अभी रियासी के गंदोह के पास का क्षेत्र है, वहाँ के भी हैं। तो जो एक बहुत बड़ा गांव है, उनकी 400 कनाल के करीब ज़मीन है। तो उन लोगों के ऊपर भी वो करते थे, अत्याचार करते थे और उनको डरा धमका के उस दौरान उनके परिवार के 2 लोग शहीद भी हो गए कि ये जगह ज़मीन छोड़ दो और हम उसको छोड़ने के उपरांत ये हमें दे दो। तो उन लोगों ने, उनमें से 2 को उस समय अटैक हुआ तो वो मारे गए और बाकियों को उनसे जबरन ज़मीन उनसे लिखवा ली गई और उनको वहाँ से वो छोड़ना पड़ा। आज 400 कनाल आप समझ सकते हैं कितनी एक ज़मीन का टुकड़ा होता है। वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस मातृभूमि को छोड़ के, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के किन परिस्थितियों में वहाँ से निकला होगा, ये तो उसका दिल जानता है, उसका मन जानता है। और अपने परिवार के 2-2 लोगों का, भाई और भाभी का वहाँ पे बलिदान हुआ हो तो वो किस प्रकार, आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का उनको अत्याचार हुआ होगा। आज भी वो केस जो है वो डीसी रियासी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसका निर्णय नहीं लिया जा रहा, ना ही उन्हें मालिकाना हक दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, इसका हस्तक्षेप होना चाहिए। सर, अगर हम देखें 2019 के पहले वोटिंग राइट नहीं था एक विशेष समुदाय को, तो जिन लोगों को वोटिंग राइट्स मिले हैं उनकी जीवन शैली में किस तरीके से परिवर्तन आया है? देखिए, वोटिंग राइट्स एक अलग विषय था, वो तो उनको नहीं मिल रहा था, परंतु उसके साथ साथ और बड़ी चीज़ें थी जो उनको नहीं मिल पा रही थी। आप अभी देखेंगे, कुछ दिन पहले हमारी एक महिला का भी इंटरव्यू हुआ, आज 2 साल पहले, वो वाल्मीकि समाज समुदाय से थी हमारी बहन वो। तो उन्होंने बताया कि जब वो एडमिशन लेने जाते थे तो उनसे वो स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता जो उनको नहीं बनता था। वो स्टेट सब्जेक्ट तब बनता था जिनके दादा परदादा का यहाँ रहने वाले हैं उन लोगों को मिलता था। वो एक इतना बड़ा समुदाय है जो पूरे जम्मू की, शहर की क्या तो कश्मीर की क्या, की पूरी गंदगी साफ करते हैं। इस शहर को सुंदर बनाने में उनकी बहुत बड़ी सहभागिता रही है और उनके साथ ही इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा था। ना तो उनके लिए वोटिंग राइट्स थे, कई बहुत सी जो, ना ही उनके बच्चों के लिए एडमिशन्स थी जो कॉलेजेस वगैरह में, वहाँ पे उनके लिए स्टेट सब्जेक्ट का मुद्दा जो बना रखा था। हालांकि वो स्टेट सब्जेक्ट जो था वो महाराजा हरि सिंह ने एक समय में लाया था, जिसको ये रिवोक कर भी सकते थे और उसमें संशोधन भी कर सकते। उसमें ये संशोधन था, उसमें संशोधन कर सकते, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा क्लॉबैक था कि जो जम्मू की महिला है वो अगर भारत में कहीं शादी जम्मू से बाहर कर लेती हैं तो भाई उनको ज़मीन का हक और सब चीज़ों पे वंचित कर दिया जाता था। परंतु अगर पाकिस्तान की महिला या जम्मू कश्मीर की महिला किसी पाकिस्तान के पुरुष के साथ शादी कर लेती है तो उसको वो सारे राइट मिलते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो सकता है? भारत का जो भिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, आप उसके लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हो। उन विशेष समुदाय के साथ साथ जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए भी इस प्रकार का षड्यंत्र था, जो 370 टूटने के बाद कितनी प्रसन्न हुई होगी जो महिलाएं आज जम्मू से बाहर जिन्होंने शादी कर रखी थी। क्योंकि पहले जितने भी लोग हैं हमारे जम्मू के राजपूतों या उसके अलावा भी कोई हिमाचल, पंजाब, इस प्रकार से बेटियों की शादियां की गई हैं, तो उनको वो राइट्स छिन गए। अब कई परिवारों के ऐसे हैं, उनकी थी 2 बेटियां जिनकी बाहर शादी होगी, किसी की 1 बेटी थी। अब वो ज़मीन किसको मिलेगी? वो तो फिर लोगों को मिल जाएगी, सरकार उस पर काबिज हो जाएगी। तो इस प्रकार की मंशा थी कि किस प्रकार इस ज़मीनों को हम खाली करवाया जा सके और इसके परिवर्तन किया जा सके। वोटिंग राइट्स जो है वो भी उसके साथ साथ उन सब का ख़त्म हो रहा था। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इनकी मंशा में जिस प्रकार कश्मीर को खाली करवाने का प्रयास किया, उसी प्रकार जम्मू का भी इनके मन में था कि इसको भी किसी प्रकार उसको डेमोग्राफी चेंज की जाए और खाली करवाया जा सके। लेकिन 370 टूटने के बाद ये सारा ही उनका जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया और जम्मू कश्मीर जो है पूर्ण जीवित हो गया और भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो ऐसे ही जो हमारी बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं कि जो पीओजेके से लोग आए हुए हैं और लोग आए, कितना उत्साह है उनमें और कितनी चीज़ें हैं। इन्होंने ही उस समय का पैसा सैंक्शन किया था उनके लिए, लेकिन पिछले 20 सालों से नहीं मिला। केंद्र सरकार आते ही नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने उस जो 5 लाख पर परिवार का है उनको पैसा वो दिया।
आज वो सब खुश हैं, सम्मानित हैं, गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया है पूरे भारत में। चाहे वो गोरखा समाज भी हो, आज वो कितने उत्साह में, कभी आप उनके बीच में जाइए, उनसे मिलिए, कितना उत्साह बना हुआ है उनका। वैसे ही हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, उनके बच्चे जो हैं उनको एडमिशन मिलना बड़ा कठिन काम था उनमें, वो स्टेट सब्जेक्ट का सबसे बड़ा मसला था। ये बात करते हैं कि जम्मू में बाहर के लोग आते हैं, वो ठीक कहते हैं। वो बात करते हैं रोहिंग्यों के बारे में कि जम्मू कश्मीर में आके बस रहे हैं रोहिंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाते हैं। हमारे मन में आता है कि वो हिमाचल और पंजाब के लोगों से कह रहे हैं, वो बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं अब, कि रोहिंगी जम्मू कश्मीर में आके बसे, बांग्लादेशी जम्मू कश्मीर में आके बसे हुए हैं। सर 2019 के पहले की जो स्थितियां थी वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से थी कि एक ही घर में बीच में दीवार है, और अभी 19 के बाद जो भी परिस्थितियां चेंज हुई हैं, तो जो बाहर के लोग, मतलब हमारे ही विदेश के अन्य राज्यों के लोग हैं, वो यहाँ पर आके बस सकते हैं, अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, तो लोगों को रोजगार भी मिला है यहाँ पर। लेकिन एक तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बाहर के लोग यहाँ पर आके बस रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये इंडिया को डिवाइड करने का एक संदेश है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो मैंने आपको पहले कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बात कर रहे हैं बाहर से आए हुए बांग्लादेशियों की, कि वो आके बसाए हैं कांग्रेस ने। वो एक तरफ कांग्रेस से अलायंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह भी रहे हैं कि कांग्रेस ने ये लोग बाहर से लाके बसाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं हमारे रह रहे हैं, वो पहले भी रह रहे थे, इनको सेवाएं दे रहे थे, लेकिन पूर्णतः वो जम्मू के नहीं थे, क्योंकि 370 के चलते वो यहाँ पे ना तो ज़मीन खरीद सकते थे, ना ही अपनी नौकरी कर सकते हैं, ना ही अपना व्यापार करने में भी उनको 10 साल या 5 साल का जो भी उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को, छोटों को वो भी काम नहीं था। परंतु महबूबा मुफ्ती की पूछिए जरा, बड़ोदरा में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ और अन्य राज्यों में कितनी हैं। फारूक अब्दुल्ला कहाँ कहाँ उनके घर हैं, कहाँ कहाँ उनके बिजनेस चल रहे हैं, व्यापार चल रहे हैं पूरे भारत में। क्या वो जायज़ हैं? क्या वो सही हैं कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर काम कर रहे हैं और बाहर के लोगों जो यहाँ पे गरीब आदमी दिहाड़ी या काम कर रहे हैं, वो अपने लिए 2 मरले का प्लॉट लेके मकान नहीं बना सकता, घर नहीं बना सकता? आप किस प्रकार उसको सोच रहे हैं? तो क्या है इनकी मंशा, क्या थी इनके मन में इस प्रकार की मंशा जो ये उसको चेंज करना चाहते थे? आज जम्मू कश्मीर के हमारे हज़ारों लाखों बच्चे अपना दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, कर्नाटका, मद्रास, IIT, IIM करने के उपरांत वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रखी है, मेडिसिन से लेके हर सेक्टर में है वो बच्चे, विदेशों तक बसे हैं। तो इसका क्या भाव हुआ कि उनको वहाँ नहीं करना चाहिए या उनको नहीं कर देना चाहिए? ये तो उनको विभाजित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। सर अब ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप जम्मू कश्मीर के भविष्य को कैसे देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्जवल है, और जब तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सरकार है, और देश केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, वो इसको अंधकार में तो जाने नहीं देंगे। और आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो उज्ज्वलता की, और उसकी जो टूरिज़्म सेक्टर है वो किस प्रकार तेज़ी से और बढ़ा है, और नौजवान लोगों को, युवाओं को बहुत रोज़गार मिला है यहाँ पे। उसको कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी सहभागिता, हम भी उनके बीच में जाते हैं, लोन से लेके हर प्रकार की उनको सुख सुविधाएं जो है हम पर्याप्त दिलवाने का प्रयास करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने पाँव पे खड़े हों। आप देख रहे हैं इस बार जो अमरनाथ की यात्रा रही वो 5 लाख के ऊपर रही, तो आप ये समझ सकते हैं अगर वो 5 लाख जो श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में आए तो उनसे कितने लोगों को रोज़गार मिला है। ना ही हिंदू के लिए नहीं, बल्कि हर कम्युनिटी के लोगों के लिए वो एक रोज़गार बना है। 5 लाख लोगों का अमरनाथ यात्रा में आना हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कोई, चाय वाले के लिए काम है, रहने वालों के लिए, रेस्टोरेंट वालों के लिए काम है, खाना पीना हर प्रकार की उनके लिए एक व्यापार बहुत बड़ा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से जो श्राइन बोर्ड के माध्यम से बड़े बड़े अपना तीर्थ स्थान बन रहे हैं और ये यात्री भवन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जैसे सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो यात्रा और बड़ी होती जाएगी। जो रोडों की कनेक्टिविटी हो रही है उसके कारण उनको अप्रोचेबल हो जाएगा, और यात्रा में अगले वर्ष हम उम्मीद करते हैं कि ये 5 लाख की बजाय 8 से 10 लाख की यात्रा होने वाली है। जिस प्रकार वो जोर, और युवाओं को और तेज़ी से रोज़गार मिलने की हमें उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम सभी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको एक पॉजिटिव संदेश मिला होगा, साथ ही एक संदेश उन लोगों के नाम भी गया होगा जो कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ना चाहती हैं। आपको इस बात को ख्याल रखना होगा कि इस देश को कभी भी अलग अलग हिस्सों में नहीं देखा जा सकता। शुक्रिया।